परिचित हैं। मेरा नाम हुआ डॉक्टर सरोज कुमार, ठीक है, और हिंदी की कक्षा में लेता हूँ। साहित्य आप लोगों को पढ़ाऊंगा। साहित्य बड़ा ही हृदय का विषय है, भावना का विषय है, और इसको हृदय से पढ़ना है, मस्तिष्क से नहीं। इतिहास नहीं है, रीजनिंग नहीं है, तर्कशास्त्र बिल्कुल ही नहीं है। इसको हृदय से पढ़िएगा तो बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें काव्य है। किसी प्रेयसी के गम में कोई कवि बैठा गीत गा रहा है। मीरा जो है कृष्ण के प्रेम में विरह की विरागनी से तप्त जो है सो मंदिरों मंदिर भटक रही है। तो निश्चित ही ये हृदय का विषय है और हृदय से पढ़ना है। मस्तिष्क का यहाँ पर कोई भी काम नहीं है कि मस्तिष्क लेकर चलना है या मस्तिष्क में ये चीजें याद रखनी है। आप अपने हृदय को खोलिए और उसमें जितने भी भावना है, जितनी फीलिंग्स है, उसको देखना है। सबसे पहले अगर इस संसार में आप आए हैं तो आप इस चीज को जान लें कि ये मर्तलोक है, और जो स्वर्ग लोक है जिसकी कामना सभी करते हैं, तो स्वर्ग लोक से मर्तलोक इसलिए विशिष्ट है क्योंकि मर्तलोक में एक ऐसा विषय है जो स्वर्ग लोक में नहीं है। वो विषय है रस, और प्रत्येक व्यक्ति अच्छे रसों का पान करना चाहता है। इस संसार में आया है तो वो अच्छे रसों का पान करना चाहता है, इसलिए मर्तलोक विशिष्ट है। अगर कोई कहते हैं कि नहीं इंद्र विलासी था, विलासी हैं, भगवान लोगों को देखते होंगे आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर रस है ही नहीं, तो वो विलासी होंगे कैसे? सबसे पहला विषय, वहां पर कोई विलासी नहीं है, क्योंकि वो विलासी बन नहीं सकते। हमारे पास जो है वो उनके पास नहीं है। इसके लिए रामधारी सिंह दिनकर खुद लिखे, उनकी एक महाकाव्यात्मक कृति है उर्वशी, जिसमें उन्होंने ये बतलाया कि उर्वशी जब इस धरती पर आई और पुरूरवा से उन्होंने प्रेम किया। पुरूरवा जो हमारे राम के ही वंश परंपरा में है, मतलब उनके ही आपके जो है पूर्वज हैं। तो पुरूरवा से प्रेम हुआ और आनंद स्वरूप वो मर्तलोक में 1-2 वर्ष रही, गर्भवती हुई, लड़का हुआ, और फिर वो वापस जब स्वर्गलोक गई तो वहां पर रोक दिया गया कि ये किसको लेकर आप आए हैं? बोले आयु है, मेरा पुत्र है। बोले नहीं, ये रस का प्रतीक है, इसको आप लेकर नहीं आ सकते यहाँ पे, आप इसको छोड़कर आइए, नहीं तो आप प्रवेश आपका नहीं है। और इसीलिए ये वो खुद बतलाए इस चीज को, और वहां पर ये दिखलाए। रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि मां बनते ही त्रिया कहां से कहां पहुंच जाती है, गलती है हिमशिला देह का गेह गठन को खोकर, और वह कितनी हो जाती है पवित्र पयस्विनी होकर। यानी कि स्त्री की जो सुंदरता है वो पूरी तरह से वो समाप्त कर देती है और सर्वश्रेष्ठ बन जाती है, वो मां है। ठीक है, यानी कि मां बनने पर ही त्रिया पूर्ण होती है, स्त्री पूर्ण होती है। और वो जो है सो पूर्णता, यानी कि सब हम लोग वो मां को देख चुके हैं अपने घर में कि कितनी जो है सो पयस्विनी है, वो कितनी पवित्र है। वो ये चीजें वो बतलाते हैं कि ये रस का प्रतीक है, इसलिए स्वर्ग में ये नहीं है। मर्तलोक इसके लिए विशिष्ट है। इसमें कहा जाता है कि विभावानुभाव व्याभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, यानी कि विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव, संचारी भाव से रस की उत्पत्ति होती है। भरत मुनि उस समय लिख कर गए कि विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है। ये सारी चीजें इसमें चर्चा होगी कि मूल रूप में मान लें हम लोग अगर कल्पना करें रस के संदर्भ में कि सुमिति है, अब सुबह सुबह या शाम को अभी आ रहा था, देखा कि भाई एक जो है सो खूबसूरत रेखा टाइप की लड़की पाई। ठीक है, देखिए अन्यथा नहीं लेना है, उसको केवल अनुभव करना है, फील करना। ठीक है, अब मान लीजिए कि रेखा टाइप की लड़की पार हो रही है, अब वो देखा बड़ा खूबसूरत है, जो भी हुआ, तो ये उसके लिए क्या था? आश्रयदाता है। ये क्या है? आश्रयदाता है। और वो क्या है? वो जो है वो आलंबन है। इसका क्या है? आलंबन है, और ये आश्रयदाता है। अब वो आश्रयगत कुछ चेष्टाएं ये कर रहा है, वो जो है आलंबनगत कुछ चेष्टाएं कर रही है। तो उसका जो आलंबनगत चेष्टाएं हैं वो अनुभव है, बाल झटकना या जो भी हो। ये लड़कों के लिए भी लागू होता है, ऐसा नहीं कि लड़कियों में ये फीलिंग नहीं है, वो भी है। तो मान लीजिए कि वो बाल वगैरह झटकी तो इसकी जो है सो प्रफुल्लित हो गया मन, हृदय जो है पूरी तरह से। अब जो है वो मानकर चले कि प्रफुल्लित हुआ, बड़ा खुश हुआ। ये इसके जो प्रफुल्लन है, जो चीजें हैं, वो इसका जो है विभाव है, और उसकी जो बाल झटकने की जो क्रियाएं हैं वो अनुभाव है। और दोनों के मिलने से इसके अंदर कई प्रकार के संचारी भाव जल तरंग की भांति हुई, हर्ष आया, खुशी आई, हर प्रकार की चीजें इसके अंदर संचारी भाव जो है सो मिले, और ये तीनों मिलने के बाद रस की उत्पत्ति हुई, जिसको श्रृंगार कहा जाता है। इसके मन में एक बात आई कि ये संसार की सबसे सर्वश्रेष्ठ स्त्री है, जिसको रति कहा जाता है। कामदेव की पत्नी थी, कामदेव से सब आपको परिचित है, तो ये रति है। ये इससे खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है, और इसके अंदर जो भाव उत्पन्न हुए, जो रस उत्पन्न हुआ, वो श्रृंगार रस था। तो मानकर चलिए कि ये श्रृंगार का विषय है, भावना का विषय है।
कुछ कुरस भी हैं, कुछ विकृत रस भी हैं। जैसे मान लीजिए कि अब किसको लेकर चले, कोई भी मान लीजिए, फिर सुमिति चलते हैं, ठीक है। अभी तो आप लोग से परिचित है नहीं, तो सुमिति से परिचित। तो सुमित फिर से अब आ रहा था, देखा एक सड़ा हुआ कुत्ता है, पूरे कीड़े बिलबिला रहे हैं, देखिएगा चेहरे पे सबके भाव आएंगे। तो ये क्या है, विभाव है, किसके, आश्रयगत विभाव। आपके जैसे ही कीड़े का मैं नाम लिया तो सबके चेहरे संकुचित होने लगे, नाक जो है सो कुत्सित होने लगा, ठीक है। तो वो कुत्ता क्या था जो सड़ा हुआ है, नहीं, आलंबन। वो क्या है, आलंबन है, उसको हम देखेंगे, उसको जो है सो देखना है। तो वो देखा, यानी कि आप उसके कीड़े बिलबिला रहे हैं, वो उसके अनुभाव है। और आपके अंदर जो नाक सिकुड़ा अपने से करके पार हुआ, तो वो सारी चीजें क्या हो गई, विभाव हो गई, आश्रयगत, ठीक है। और ये जितनी भी क्रियाएं थी उसके अंदर एकदम विषाद आ गया, खाने के समय याद आ रहा है तो आपको खाना नहीं जो है सो पसंद आ रहा है, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, ये एक प्रकार का रस है, उसको बोलते हैं विभत्स रस, ठीक है। यानी कि इसका जो संचारी भाव है निर्वेद है, कहा कि इससे खराब और घृणा घृत वस्तु दुनिया में कोई नहीं है। तो ये रस का पान है जो हम लोग संसार में करने आए हैं। 9 रसों की बात होगी क्योंकि सिलेबस में आपके है। अब रही बात की 2 चीजें हैं हमारे समक्ष, एक हिंदी जो भाषा है, दूसरा साहित्य है। भाषा निश्चित ही प्रत्येक भाषा, अगर मान लें खोटा पढ़ना है, नागपुरी पढ़ना है, तो सब में आपको यह ध्यान में रखना, चीजें यही रहेंगी, क्योंकि प्रत्येक भाषा अपने आप में श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। क्योंकि कहा ही गया यहाँ पर कि 1 कोस पर पानी बदले 3 कोस पर वाणी। ये निश्चित है कि आप अगर खोटा ही ले रहे हैं या पंचपरगनिया ही ले रहे हैं, कुरमाली ही ले रहे हैं, कोई भी भाषा, नागपुरी ही ले रहे हैं, तो गुमला की नागपुरी अलग होगी, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा तो घाघरा की नागपुरी अलग हो जाएगी, फिर इधर मांडर साइड आइएगा, बेड़ो आइएगा तो अलग नागपुरी हो जाएगी। तो ये कहा ही जाता है कि कुछ जो है परिवर्तन टोन का या उसके स्वर लहरियों का कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहे। अब दोनों में अंतर क्या है, भाषा और साहित्य में, तो इस पर महावीर प्रसाद द्विवेदी एक हमारे साहित्यकार हुए, उन्होंने कहा कि ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम ही साहित्य है, ठीक है। जैसे मान लें ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, यानी कि पूरे संसार का जितना भी ज्ञान है उसका जो एक कोष होगा वो साहित्य में होगा। अगर मान लीजिए कि कल के तारीख में मैं एक नोवेल लिखूं और उस नोवेल में मैं नासा या स्पेस साइंटिस्ट, स्पेस मतलब मान लें कि आप जो है उस पर जो है विज्ञान पे अब मैं लिख रहा हूं, अगर उसकी जानकारी मुझे नहीं होगी तो मैं नोवेल में सही तरीके से क्या उसको उकेर पाऊंगा, उस वैज्ञानिक को उकेर पाऊंगा, नहीं उकेर पाऊंगा। यानी कि मुझे स्पेस साइंटिस्ट की भी जानकारी मुझे होनी चाहिए, ठीक है, कि वो क्या क्या करता है। तो निश्चित है जब मैं साहित्य रचूंगा, उस पर नोवेल लिखूंगा, तो उसके बारे में भी मुझे जानकारी पूरी तरह से होनी चाहिए, तभी जो है सो मैं उसको साहित्य कहा जा सकता है। तो ये इसका मतलब है कि संपूर्ण ज्ञान की जानकारी साहित्यकार को होती है, तभी वो साहित्य का सृजन कर पाता है। तो ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम ही साहित्य है। अब आते हैं भाषा में, फिर वो लिखते हैं कि अगर कोई भाषा अपना निज का साहित्य नहीं रखती, कोई भाषा है निश्चित ही सुंदर है, रूपवती है, कोई भाषा अपना निज का साहित्य नहीं रखती तो वह रूपवती भिखारिन की तरह कदापि आदरणीय नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए नागपुरी ही है और वो साहित्य के लिए दूसरे का दरवाजा खटखटाए, हिंदी का, खोरठा का, ठीक है, पंचपरगनिया का, नागपुरी का, तो वह रूपवती तो है, खूबसूरत तो है, लेकिन वो भिखारन है, वो दूसरे से मांगती है। यानी कि प्रत्येक भाषा का अपना एक साहित्य होता है, साहित्य की विधाएं होती है, गद्यमय होती है, पद्यमय होती है, और इसमें कई विविध विधाएं हैं जिसका पूरा सिलेबस में आपकी चर्चा इसके संदर्भ में होगी। अब यहां से हम लोग अगर सिलेबस में चलें, यानी कि भाषा और साहित्य आप लोग समझ गए। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, हम जो है जो भी अभिव्यक्त करते हैं वो उस माध्यम से होता है। उसका अगर हम जो है लेखन के माध्यम से, कविता पाठ के माध्यम से, पद्य में, गद्य में अगर उसका हम अभिव्यक्ति करने लगे अपनी भाषा के माध्यम से, तो उस अभिव्यक्ति का जो सृजन है वो सृजन साहित्य कहलाएगा, ठीक है। यानी कि हम मान लीजिए कि किसी प्रकार का अगर नोवेल लिखना चाहते हैं, पद्य लिखना चाहते हैं, गद्य लिखना चाहते हैं, तो ये जो है उसका साहित्य है, और वो जितना ज्यादा उत्तरोत्तर आगे बढ़ेगा उतना ही अच्छा होगा। तो आज जैसे मान लें कि इसमें आपका जैसे सिलेबस में अगर देखें हम लोग, यहां पर देखिएगा कि प्रयोजन मूलक हिंदी पूरी तरह से है। ये देखिए ये पक्ष है प्रयोजन मूलक हिंदी का, ठीक है। देखिए एक भाषा प्रारंभ होती है किससे, बोली से, ठीक है। यानी कि एक क्षेत्र विशेष की भाषा होती है, उसका जो है एक क्षेत्र होता है। जैसे मान लीजिए नागपुरी की ही बात की जाए तो 13 जिलों में बोली जाती है, झारखंड के, ठीक है। खोरठा की बात की जाए तो 15 जिलों में बोली जाती है, इसका एक क्षेत्र है। तो ये अभी तक क्या है, बोली के रूप में है। अब क्या होता है कि बोली से जो इसका उत्तरोत्तर विकास होता है वो होता है भाषा का, भाषा या साहित्यिक भाषा का। तो भाषा और साहित्यिक भाषा कैसे बनती है कोई बोली, जब इसकी साहित्यिक
साहित्यिक जो दायरा है वो दायरा काफी तीव्रता से बढ़ेगा। यानी कि साहित्य के जितनी भी विधाएं हैं उसमें ये सृजन करने लगे यह बात बोली। तो जब सृजन करने लगे, जैसे मान लें आज अगर नागपुरी में कि ऐसा होतक तो का होतक, ठीक है, या आप मान लीजिए कि खोरठा में कुछ रचनाएं हैं, ठीक है, तो वो रचनाएं जब रची गई और उसका जो है प्रसार काफी तेजी से हो रहा है, प्रचार काफी तेजी से हो रहा है, सब कोई अध्ययन कर रहे हैं उसको, तब वो क्या कही जाएगी, यानी कि साहित्यिक दायरा इसका बढ़ेगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण, इसकी व्याकरणिक संरचना बहुत अच्छी होनी चाहिए। यानी कि जैसे आज हम खुद 2013 में जब थे तो आप ही की तरह हम भी विद्यार्थी थे, अब तो शिक्षक हो गए, सरकारी नौकरी लग गई, लेकिन मान लीजिए कि जब विद्यार्थी थे तो जेटेट लिख रहे थे, तो यही रीजनल लैंग्वेज का समस्या आया कि क्या लिया जाए। उस समय हिंदी तो थी नहीं, तो मेरा हिंदी विषय रहा, लेकिन हम लोग के साइड में कुरमाली बोली जाती थी। हम बड़ा खुश हुए कि चलो कुरमाली ले लेते हैं। जब पढ़ने गए हम लोग भी ऐसे ही गए कि नहीं भाई कोई कुरमाली के शिक्षक मिल जाए जो पढ़ा दें। 2013 की घटना है, आज 10 साल हो गए। तो वो गए, तो वो उस समय जब देखे हम, मतलब वो क्योंकि साहित्य के विद्यार्थी थे तो वो पढ़ा रहे थे, तो कुछ जो खामियां थी वो भी नजर आई, खूबियां थी वो भी नजर आई। तो खामियों में क्या था कि वो शिक्षक लिखवा रहे थे कि हाँ इस जो है वैयाकरण के अनुसार, जो व्याकरण रचने हैं, इस वैयाकरण के अनुसार स्वरों की संख्या 4 है, इस वैयाकरण के अनुसार स्वरों की संख्या 6 है। एकनिष्ठ नहीं है लोग, आपस में ही क्या है, विवादास्पद स्थितियां हैं, आपस में ही जो है एकजुट नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होती है कि उस बोली की या उस भाषा का जो है निश्चित है कि बहुत अच्छा विकास नहीं हो सकता। हम बोले भी थे इस बात को कि सर व्याकरण कम से कम सभी जितने विद्वान हैं आप लोग कुरमाली के, एक जगह पर बैठिए और बोलिए नहीं यही व्याकरण अब चलेगा। हिंदी के साथ भी ये प्रारंभ में हुआ कि व्याकरण जो है अलग अलग लिखेगा, लेकिन मान लीजिए कि सबने एकजुट होकर बैठा और उसका मानकीकरण किया, उसको स्टैंडर्डाइज किया, और स्टैंडर्डाइज करने के बाद जो आज हिंदी है वो निश्चित ही एक अलग पायदान पर है। यानी कि आज लगभग 3 वर्गों में बांटा गया संविधान में हिंदी को, उसमें क वर्ग में 10 राज्य, ख वर्ग में लगभग 6 राज्य, यानी कि 16 राज्यों में हिंदी संपर्क भाषा के रूप में पूर्ण रूप में बोली जाती, संपर्क भाषा के रूप में ये कार्य करती है। ऐसे तो करती ही है पूरा उत्तर, आप जो है उत्तर से लेकर दक्षिण तक चले, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, फिर भी आपको देखेंगे कि संपर्क भाषा के रूप में हिंदी ही है। अंग्रेजी 2% लोग बोलते हैं, ठीक है, हम नहीं बोल पाते, जैसे चाइनीज नहीं बोल पाते वैसे हिंदी नहीं बोल, अंग्रेजी नहीं बोल पाते, कोई बड़ा विषय नहीं है। 2% लोग बोलते हैं, आप मानकर चले। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हम विविधता वाले हैं, हमारे यहाँ कई लगभग 600 भाषाएं बोली जाती हैं, तो उन 600 भाषाओं के भी गरिमा को बचा कर रखना है, क्योंकि 1961 का वो आंदोलन, 1963 का जो है दंगा सबको याद है कि भाषागत विशेषता को लिए हुए वो दंगा हुआ। तो मानकर चलिए कि ठीक है जो वस्तु स्थिति है, लेकिन अब यहां से जब उत्तरोत्तर विकास होगा तब क्या होगा, इस भाषा का उत्तरोत्तर विकास होगा जिसको कहा जाएगा मानक भाषा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। इसका दायरा क्या है, इसका दायरा है कि एक भाषा अब इसकी प्रयुक्तियां बढ़ी है, इसका अप्लाइड पार्ट बढ़ा है, इसका फंक्शनल पार्ट बढ़ा है। अब फंक्शन कर रहा है कंप्यूटर में, अब फंक्शन कर रहा है ये जो है व्यवसाय में, व्यवसायिक भाषा हो चुकी है आपका जो है संचार में, जनसंचार में, तो इसकी प्रयुक्तियां अब बढ़ रही है। वाणिज्य में सभी प्रकार से इसकी प्रयुक्तियां बढ़ने लगी, तो प्रयुक्तियां जब बढ़ेगी तो वो भाषा कहेगी मानक भाषा। यानी कि आप जो मान लीजिए खोरठा या कुरमाली या जो भी है वो अभी यहां पर इस विकास के पायदान पे है, जबकि हिंदी यहां से यहां उत्तरोत्तर बढ़ने लगी है और मानक भाषा बन चुकी है। तभी राष्ट्रभाषा या राजभाषा की संज्ञा दे सकते हैं इसको, कार्यालय भाषा की संज्ञा दे सकते हैं इसको, जो आपके सिलेबस में है, यहां पर देख लीजिए। प्रशासनिक हिंदी, प्रशासनिक पत्राचार, संक्षेपण, टिप्पण, प्रारूपण, जो भी चीजें हैं, जो भी आपका रिपोर्टिंग वगैरह का काम है वो सारा ये अब कर रही है। तो इसका मतलब है कि हिंदी अब मानकीकरण की ओर बढ़ी है। सभी व्याकरण, जितने भी वैयाकरण थे वो बैठे और इस व्याकरण को सुगठित करने का प्रयास किया, और उसी सुगठित करने का जो है प्रमाण है कि आज भाषा से मानक भाषा की ओर उत्तरोत्तर बढ़ी है। तो ये आपका जो है आधार है। अब इससे आगे जब हम लोग चलेंगे तो हम लोग देखते हैं, यहां से आइए आप, शुरू से अगर हम लोग चलें तो देखते हैं हिंदी की उत्पत्ति। यानी कि अगर हम लोग भाषा के इतिहास में चलें, हिंदी भाषा के इतिहास में, तो यहां पर हम लोगों को पढ़ना है। ऐसे तो ये पॉइंट आउट किया है
पुरानी हिंदी या अभट्ट, पिंगल। लेकिन हम लोग अगर भाषा की उत्पत्ति में चलेंगे तो हम लोग को चलना पड़ेगा वैदिक संस्कृत, यानी कि यहां पर 4 रचनाएं, जो जितने भी संहिता हैं हमारी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों, ठीक है। वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत। यहां पर आपको दिखेगा क्या क्या, यहां पर दिखेगा वाल्मीकि कृत रामायण, जितने भी पुराण, महाभारत वगैरह जितने भी चीजें हैं वो सारी, ठीक है। उपनिषद लौकिक संस्कृत का ही विषय है। और खुद यहाँ से 2 चीजें टूटेंगी, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको भक्ति काल भी पढ़ना है, तो आपको यहाँ से 2 चीजें टूटेंगी। जब उपनिषद आ जाएगा तो उपनिषद को आप पढ़े होंगे कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना उपनिषद कहलाता है, इतिहास वगैरह में आप लोग पढ़े होंगे। लेकिन जब साहित्य में आप प्रवेश कीजिएगा तो वेद चल रहा है उस सत्ता से जो अवतार लेता है। वैदिक जो साहित्य है वो क्या चलता है कि यहाँ अवतार लेते हैं। आप देखिएगा अवतारवाद की सृष्टि हुई है। और यहां पर क्या हुआ कि जैसे वैदिक काल में आप खुद देखें कि वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था की गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण थे हमारे। ये सारे के सारे कर्म प्रधान थे। वैदिक काल कभी भी नहीं कहता कि ये जो है सो वंशानुगत है, ये क्या है, कर्म प्रधान है। जैसा जो कर्म करेगा उसका जो है उसी वर्ण में जाएगा। यानी कि एक शूद्र वर्ण का व्यक्ति भी अगर अच्छा कर्म करने लगे तो वो ब्राह्मण बन सकता था, और ब्राह्मण भी अगर बुरा कर्म करने लगे तो शूद्र बन सकता था। ये उत्तर वैदिक काल का समय था, जब यहां पर क्या किया कि नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय ये बोले कि नहीं, मेरा बेटा शूद्र नहीं बनेगा, मेरा बेटा वैश्य नहीं बनेगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही रहेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही रहेगा। इससे क्या हुआ कि एक बॉन्ड जो रहा वो वंशानुगत हो गया। और इससे क्या हुआ कि 2 लोगों को काफी नुकसान हुआ, वैश्य को भी और शूद्र को। शूद्र को तो आप मंदिर में प्रवेश बंद कर दिए, शूद्र को आपने जो है सार्वजनिक कुओं से पानी बंद कर दिया, उसको गांव के एक कोने में आप डाल दिए, ठीक है। वैश्य क्यों असंतुष्ट था? वैश्य के साथ तो ये छुआछूत नहीं था, वहां पर तो आप खुद देख रहे हैं कि उपनयन संस्कार भी वो कर सकता है वैश्य। तो उसके साथ क्या परेशानी थी? उसके साथ परेशानी ये थी कि इन 4 वर्णों में एक ही वर्ग था जो उत्पादक वर्ग, प्रोडक्शन का काम इसी का। बाद बाकी सभी के सभी क्या थे? उपभोक्ता थे। ब्राह्मण बोला मैं तुझे धर्म का ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें आध्यात्म का ज्ञान दूंगा, मुझे खिलाओ, ठीक है। क्षत्रिय बोला मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मुझे खिलाओ। कभी खेत में ये लोग दोनों नहीं उतरे, मैं ब्राह्मण हूं, मैं भी नहीं उतरा, जो बात है, ठीक है, तो मैं ज्ञान दूंगा और मैं जो है सो रक्षा करूंगा। वैसे बोला मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, मुझे भी खिलाओ। ये शूद्र बोला। अब वैसे बेचारा अकेले खट रहा था, तो नए धर्म उत्पत्ति में आए, और नए धर्म उत्पत्ति में आए। यहाँ पर जो है आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म आपको शुरू हो जाएगा लौकिक संस्कृत के बाद। तब यहाँ पर आएगा पाली, गौतम बुद्ध की भाषा, त्रिपिटक की रचना। पाली के बाद प्राकृत, महावीर जैन का उपदेश। इसके बाद आएगा अपभ्रंश, यानी कि जैसे वैदिक धर्म विकृत हुआ वैसे ही हम आपको बतलाएंगे कि बौद्ध धर्म भी विकृत हुआ और जैन धर्म भी विकृत हुआ। जिस 10 सीलों को लेकर गौतम बुद्ध आए थे, गौतम बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद ही वो 10 जो सील थे, अस्तेय, चोरी नहीं करना, परिग्रह, गृह त्यागना, ये सारी चीजें वो कर गए, सत्य बोलना, हिंसा नहीं करना, ये सारी चीजें थी उसमें। इतना तक कि सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, नारियों से दूर रहना, ये सारी चीजें थी उसमें। जबकि आपका किसी प्रकार का धन संचय नहीं करना, ये 10 सील थे। और उसी में फिर पंचम कार आया कि मद्यपान करो, मत्स्य खाओ, मांस खाओ, मदिरा पान करो। ये पंचमकार थे, जो पंचमकार अपनाया गया। तो ये उसी समय आप देखेगा कि बौद्ध धर्म से निकले सिद्ध और नाथ, और जैन धर्म से स्वतांबर और दिगंबर। और ये जब विकृत हुआ तब उनका जो साहित्य रचा गया वो अपभ्रंश में, ठीक है। उनका जो साहित्य रचा गया, इसमें आपको मिलेंगे, सिद्ध में मिलेंगे सरहप्पा, लुइपा, कन्हप्पा, नाथ में मिलेंगे गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गहनीनाथ, रेवानाथ वगैरह, जितने भी नाथ साहित्य के रचनाकार हैं, तो ये अपभ्रंश में मिलेगा। इसका उत्तरोत्तर विकास जो हुआ, यानी कि अपभ्रंश से जब आगे बढ़िएगा, और यहां पर यानी कि ये जो वर्ग है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, इसको कहा गया प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। तो क्या कहा गया? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। पाली से लेकर अपभ्रंश तक इसको कहा गया मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। और इससे बाद जो आएगा उसको कहा जाएगा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जहां पर हिंदी आई, हिंदी की उत्पत्ति होगी। इसी बीच में एक भाषा निकलेगी जिसको कहा गया है अवहट।
ये कहा जाता है कि अबहट्ठ अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है, संधि भाषा है, शांत काल की भाषा है। यहां पर आप देखिएगा कि एक रचनाकार आपको पढ़ना है, हम दिखला दे रहे हैं उसको, ठीक है। एक रचनाकार हैं, यहां देखिए विद्यापति, एक रचनाकार है विद्यापति, जिन्होंने अबहट्ठ के संदर्भ में कहा कि देसील बयान सब जन मिठा तय तैसन जप हो अबहट्ठ, यानी कि देसी शब्दों की बहुलता को लेकर अपभ्रंश जो आई है उसको हम अबहट्ठ कहते हैं, ठीक है। यानी कि देसी शब्दों की बहुलता आएगी अपभ्रंश में और वही कहलाएगी अबहट्ठ, जिसको बाद में चंद्रधर शर्मा गुलेरी वगैरह जितने भी रचनाकार हैं उन्होंने उसको पुरानी हिंदी कहा। आपका जो सिलेबस है वो वहीं से शुरू हो रहा है, आपका जो सिलेबस है वो देख लीजिए यहां से, ये पुरानी हिंदी या अबहट्ठ, ठीक है। हिंदी की उत्पत्ति के बाद पुरानी हिंदी या अबहट्ठ, यानी कि एक आपके मस्तिष्क में रखना है। अगर मान लीजिए कालक्रम में सजाने आए या किसी प्रकार से आए, आपका काल विभाजन भी कर देंगे कि हाँ यहाँ से यहाँ आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा पाली प्राकृत अपभ्रंश, और इसके बाद अपभ्रंश के बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, जो भी होगा वो हिंदी का रूप होगा, ठीक है। और इससे फिर निकलेगा आपका खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, ठीक है, कुमायूनी, गढ़वाली, सभी मैथिली, मगही, भोजपुरी सब आएगी, ठीक है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत। तो यहाँ से आप मानकर चलें कि ये आपका जो है भाषा का एक विकास है जिसको आप भाषा विज्ञान में यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है भाषा के संदर्भ में आपको बतलाया जाएगा। यानी कि देखिए एक पक्ष जो भाषा का विकास है, ये सारा भाषा विज्ञान, डिंगल पिंगल, ये सारी चीजें उसी के अंतर्गत आएगी। ये डिंगल को कहा गया, कहाँ गया डिंगल, ये डिंगल का मतलब है राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश, और पिंगल कहा जाता है ब्रजभाषा मिश्रित अपभ्रंश। अब बात को समझिएगा, जब कविता लिख रहे हैं तो कहा जाता है स्वराघात होना चाहिए, अगर स्वराघात नहीं होगा कविता में तो वो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। अब मान लीजिए हम वीर रस की कविता कर रहे हैं, ठीक है, वीर रस की कविता कर रहे हैं और हम जो है हमारी भाषा एकदम बिल्कुल माधुर्य हो, लगे कि बड़ा मीठा बोल रहा है, वीर रस प्रतीत होगा क्या? किसी से झगड़ा लड़ रहे हो और तुमको कि मैं तुझे मार दूंगा, तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। आपकी आंखें लाल होनी चाहिए, आक्रोश होना चाहिए, चेहरे पे एक भाव होने चाहिए ना। जैसे इंद्रजिमी जंभ पर बाढ़, सोम्भ पर रघुकुल राज है, पौन बारी बाह पर तंबू रतिनाह पर, त्यों सहस्त्र बाहु पर राज द्विज राज। इस तरह लगता है कि हाँ गर्जन हो रहा, ठीक है ना। हिमाद्रितुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े, ये होना चाहिए। यानी कि डिंगल ये है, कर्कशता होनी चाहिए उसमें। और जब आप मान लीजिए कि माधुर्य भाव में है, प्रेम में है, और आप उसको जो है इस तरह से बात कीजिएगा तो वो लड़की छोड़ के या लड़का छोड़ के भाग जाए, निश्चित है, ठीक है। बात समझ ना, उसमें माधुर्य होना चाहिए। तो डिंगल कहता है कि राजस्थानी मिश्रित, आज भी आज कर्कश है राजस्थानी, आज भी आप सुनिएगा मारो देश थारो देश, लगता है कि मार रहा है पीट रहा है। आप कभी भी राजस्थान जाइएगा तो लोग प्रेम से बात कर रहा है, लगता है कर्कशता है, दो चार फाइट मार देगा, लगता है ना। तो ये डिंगल मिश्रित जो है उस समय का वीर रसात्मक काव्य के लिए ये भाषा हुई थी, अपभ्रंश में राजस्थानी का मिश्रण। और पिंगल का प्रयोग, अब मान लीजिए कि चित्तौड़ में हम लोग हैं, पृथ्वीराज रासो चल रहा है, ठीक है, चंद्रवरदाई लिख रहे हैं, तो जिस समय वो लड़ रहे हैं उस समय डिंगल का प्रयोग, कि मोहम्मद गौरी कैसे चला है बाण और कैसे तलवार, वो डिंगल का प्रयोग किए। लेकिन संयोगिता घर पर इंतजार कर रही है, चंद्रवरदाई याद दिला रहे हैं, अरे घर पे पत्नी इंतजार कर रही है, जल्दी चलाइए। तो उस समय जो प्रेम का वो प्रतीति करवा रहे हैं, श्रृंगार की प्रतीति करवा रहे हैं, वो कैसा होगा? पिंगल का प्रयोग होगा, ब्रजभाषा मिश्रित प्रेम उसमें दिखलाया जाएगा। और वो जो है सो उनकी तलवार तेजी से चलने लगेगी, जल्दी जल्दी मारो और वापस चलो, युद्ध में जीतो और चलो। तो ये चीजें क्या है, डिंगल और पिंगल के रूप। तो ये भाषा का पूरा, अब इस यहां तक आप आ जाएंगे, इसके बाद हम लोग देखिएगा, यहां से चलते हैं साहित्य सिद्धांत। ये पूरा का पूरा क्या पक्ष है? संस्कृत साहित्य, ठीक है। जैसे काव्य लक्षण, काव्य किसको कहते हैं? तो कुछ किन्हीं ने कहा वाक्यम रसात्मक काव्यम, किन्हीं ने कहा रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। तो इसमें आचार्य जो संस्कृत के हैं वो कुछ कुछ ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए भरत मुनि को आप पढ़ रहे हैं, तो भरत मुनि ने कहा धर्मार्थ काम में मोक्षेषु वैचन्यम कलासु च करोतिम कृतिम प्रीतिश्च साधु काव्य निबंधनम। यानी कि किस तरह का जो है आपका काव्य का लक्षण होगा, ठीक है, वाक्य रस से परिपूर्ण हो, ठीक है, वो कहलाएगी आपको वाक्यम रसात्मक काव्यम। तो काव्य की जो परिभाषा है, लक्षण है, वो लक्षण बतलाएगी।
काव्य हेतु कविता करने के लिए क्या क्या आवश्यक है? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, टैलेंट, क्रिएशन और एक्सरसाइज। आप जितना ज्यादा कीजिएगा उतने अच्छी कविता आप लिख सकते हैं और सबको कवि बना के छोड़ेंगे हम, ठीक है। अंतिम क्लास हो जाएगा 50-60 दिन में, तो आप लोग कविता लिखने लगेगा घर पे बैठ के कि हाँ जो है सो हम भी बैठे थे छत पे और, ठीक है। अरे वो भी बन जाइएगा भाई, कोई बात, मतलब आप उधर, ठीक है, सचिवालय जाना है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि कहा जाता है, हम लोग जब अपने विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे तो एक हम लोग को एक शायरी सुनाए थे, उस समय शिक्षक थे, तो उन्होंने कहा कि दिल पर अक्ल का पहरा तो रहने दीजिए। दिल क्योंकि ये बहुत बुरा है, ये सदैव क्या चाहता है, बड़ा बुरा बुरा ख्यालात इसको आता है। दिल पर अक्ल का पहरा तो रहने दीजिए, आप नौकरी कीजिए, जाइए जेएसएससी में सचिवालय में आप सचिवालय सहायक बन जाइए। दिल पर अक्ल का पहरा तो रहने दीजिए, पर कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दीजिए, ठीक है। दिल को कभी छोड़ दो तो वो जाकर कविता आप लिखिए, बैठिए, 50-60 दिन में आप लोग को कवि बनाकर छोड़ेंगे। ये काव्य हेतु बतलाता है। इसके बाद आप आइए काव्य प्रयोजन। काव्य के बाद आपको क्या मिलेगा? काव्य प्रयोजन क्या कहता है? काव्य के उपरांत आपको क्या फल मिलेगा? सबसे पहले यश की प्राप्ति। यश की प्राप्ति, आज आप लोग खुद यूट्यूब देखते हैं तो कुमार विश्वास दिखते होंगे आपको, आप यूट्यूब खोलते होंगे तो प्रियांशु गजेंद्र दिखते होंगे, लड़कियों के लिए अनामिका अंबर दिखती होंगी, आप लोग जाकर सर्च कीजिएगा, बड़े अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ते हैं सब। तो ये क्या है? यश की प्राप्ति मिलेगी, धन की भी प्राप्ति मिलेगी। 1 घंटा का 22 लाख लेते हैं कुमार विश्वास, टीडीएस काट के, उसमें इनकम टैक्स वो नहीं देंगे, कौन देगा? जो बुलाएगा, ठीक है। 1 घंटे का 22 लाख लेते हैं, तो क्या हुआ? धन की प्राप्ति। शिवेत्तर क्षति, कहा जाता है कि काव्य से शरीर के दुख दर्द भी दूर होते हैं, रोग भी दूर होता है, रोगों का नाश भी होता है। जैसे इसमें तुलसीदास को अंतिम समय में बाहु पीड़ा थी तो उन्होंने हनुमान बाहुक लिखा, और उसका जब आप जो है सो पठन किया तो उनकी बाहु पीड़ा मिट गई थी। शिवेत्तर क्षति, शांता सम्मित उपदेश, पत्नी के समान उपदेश देने वाली होती है, ठीक है। तुरंत रसास्वाद, तुरंत से रस की प्राप्ति होगी, और लोकोत्तर ज्ञान होगा, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी कि लोक से भी उत्तर, उससे भी पार आपको जाकर ज्ञान प्राप्त होगा। यह काव्य प्रयोजन है, काव्य के उपरांत फल है। इसके बाद आइए शब्द शक्ति। हम लोग सामान्य बातचीत करते हैं, लेकिन ये सामान्य बातचीत को कहा जाता है मुख्यार्थ, फिर जो है कुछ बदल कर करते हैं उसको कहा जाता है लक्ष्यार्थ, और तीसरा होता है व्यंग्यार्थ, ठीक है, कि किसी नाट्य आदमी को कह दो बड़ा लंबा हो, ठीक है ना। तो हमारी शब्दों की शक्ति इतनी है, इतनी तीक्ष्णता होती है कि वह जो है किसी पर भी मुख्यार्थ, लक्षणार्थ और व्यंजनार्थ किया जा सकता है। इसी को कहा जाता है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये शब्द शक्ति है, ठीक है। रस अभी तो बतला ही दिया आपको, आलंबन उद्दीपन के माध्यम से। छंद, कई प्रकार के छंद हैं, क्योंकि छंद का मतलब ही है गेयता। हाँ, गेयता मतलब गीत होनी चाहिए, छंदों का मतलब यह है कि उसमें गान होना चाहिए, एक प्रकार से लय होना चाहिए। तो ये छंद हैं, तरह तरह के आपको मिलेंगे, ठीक है, दोहा, चौपाई, सोरठा, गीतिका, हर प्रकार से छंद मिलेंगे। अलंकार, ठीक है, हाँ, आभूषण, यानी कि इसमें कहा जाता है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुवृत्त, और भूषण बिनु न विराजई, कविता बनिता मित्र। बिना आभूषण के न कविता अच्छी लगती है और ना वनिता अच्छी लगती है, बिना अलंकार के, बिना आभूषण के कविता और वनिता दोनों अच्छी नहीं लगती। इसके बाद आइए पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत भी आपको पढ़ना है, ठीक है। पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत में आपको पढ़ना है प्लेटो, अरस्तु, विलियम वर्ड्सवर्थ, सॉरी प्लेटो, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू आर्नोल्ट और आई.ए. रिचर्ड्स, टी.एस. इलियट। प्लेटो आपको हम सिंपल एक चीज बतला रहे हैं कि प्लेटो को आप देखेगा कि हर प्रकार में एक विचारक के रूप में कार्य करते हैं, प्रशासनिक विचारकों में भी आप इतिहास वगैरह में पढ़े होंगे। प्लेटो का यहाँ सिद्धांत है आपका जो है अनुकरण का सिद्धांत, ठीक है। साहित्य में ये कहते हैं कि कला वास्तविकता से त्रिधा पेत है, 3 कदम दूर है। एक आपका जो है, मान लीजिए एक चित्रकार या एक कविता करने वाला, एक चित्रकार मान लीजिए कि चित्र बना रहा है, ठीक है, वो उसके चेतन में वो एक भिखारी को देखा है, ठीक है, आते जाते एक भिखारी देख लिया कि हाँ भिखारी है, लेकिन वो भिखारी जो कपड़े पहने हुए था बड़ा अच्छा था। अब वो बना रहा है तो बोला नहीं, इसकी तो एक प्रकृति है भिखारी की, वो गरीब दिखना चाहिए, तो वो मोटा भी था तो उसको चिपका बना दिया, ठीक है, और कपड़े फाड़ दिए उसके, ठीक है, और वो बनाया चित्रकार। तो वो क्या किया, जो वास्तविकता थी उस वास्तविकता से पहला कदम चित्रकार देखा, जब बनाया तो दूसरा कदम,
और जब दर्शक उस चित्र को देखा तो बोला अरे कटोरा तो इसका एकदम चमकीला है, कि कटोरा भी जो है सो इसको थोड़ा और टूटा फूटा कर दो तो ये ज्यादा अच्छा होगा। यानी कि जो वास्तविकता थी उससे 3 कदम दूर है, प्लेटो कहते हैं। क्योंकि उस समय यूनान में जो युद्ध हो रहा था एथेंस और स्पार्टा के बीच, इसके पीछे सबसे बड़ा कारक यही था कि ये साहित्य को नकारात्मक दृष्टि से क्यों देखे। स्पार्टा और एथेंस के बीच युद्ध चल रहा था, 27 वर्षों तक युद्ध चला था। एथेंस के ही थे प्लेटो, अरस्तु, सुकरात और आपके सिकंदर, ठीक है। तो मान के चलिए कि वो एथेंस 27 वर्ष तक युद्ध करने के बाद हार गया, इसलिए क्योंकि एथेंस बुद्धिजीवी वर्ग का देश था, स्पार्टा बाहुबलियों का देश था। तो बुद्धिजीवी वर्ग का देश था, हार गया। अब हारने के बाद इन पर एक प्रभाव पड़ा दूसरा कि स्पार्टा बुलाकर सुकरात को मृत्युदंड दिया, जो इनके गुरु थे, ठीक है। तो सुकरात को मृत्युदंड दिया। और तीसरा कि वहां पर जो भी साहित्य लिखा गया होमर के महाकाव्यों में इलियड और ओडिसी जैसे देवता विलासी दिखलाए गए। तो वो कहे कि इसका अनुकरण, क्योंकि साहित्य का प्रभाव समाज पर निश्चित ही पड़ना है, साहित्य जैसा सृज देखा जाएगा उसका प्रभाव जो है वो समाज पर पड़ेगा। साहित्य समाज का दर्पण है। अब आप लोग कहिएगा कि आज की डेट में क्या है, तो आप फिल्म देखकर कान में बाली पहन लिए, ठीक है, और लड़कियां साधना जैसा बाल कर ली, उसी साहित्य का ही तो प्रभाव। आपका आदर्श बदल गया। आज पहले के आदर्श में राम हुआ करते थे, विवेकानंद हुआ करते थे, आप आदर्श को बदलकर आज सलमान खान को बनाए हुए हैं, शाहरुख खान को बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है सो उसी आप सीधा बात समझिए कि साहित्य का प्रभाव ही तो है कि आपका ये जो है सो विकृत हो गए। तो विकृति के पीछे का कारण वो भी है कि आप सत साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं या नकारात्मक साहित्य का अध्ययन। तो यहां देखिएगा आप, ये सारी चीजें हो गई। प्रयोजन मूलक हिंदी आप लोग को बतला दिए कि भाषा बन गई, इसके बाद मानकीकरण का जो पक्ष है, स्टैंडर्डाइज करने का जो पक्ष है, वो क्या करेगा, इसका अप्लाइड पार्ट, ठीक है। नए नए जो है सो हम हिंदी को कहां कहां अप्लाइड कर रहे हैं, क्या कार्यालय में प्रयुक्त हो रही है, क्या हाईकोर्ट में प्रयुक्त हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में प्रयुक्त हो रही है, सभी तरह से उसको देखा जाता है और उसके अनुकूल बताया जाता है कि हाँ ये राजभाषा बन सकती है या नहीं, राष्ट्रभाषा बन सकती है कि नहीं, रचनात्मक भाषा बन सकती है कि नहीं, ये सारी चीजें इसमें। इसके बाद जब वो उत्तरोत्तर बढ़ते हैं हम लोग आगे, चीजें स्पष्ट हो रही है ना, किसी तरह का कोई समस्या नहीं। अब आइए साहित्य में। साहित्य में आपको पढ़ना है काव्यकुंज। काव्यकुंज में आपको मिलेंगे विद्यापति, ठीक है। विद्यापति कृष्ण भक्त कवि हैं, राधा और कृष्ण के आपका जो है प्रेम का चित्रण करते हैं और उसमें ये 3 चीजें प्रतीति करवाते हैं। एक प्रतीति जिसको कहा जाता है वयः संधि। वयः संधि का मतलब है, आप खुद इस चीज से गुजर चुके होंगे, किशोरावस्था की जो अवस्था है उसको वयः संधि कहा जाता है। यानी कि नायक और नायिका बाल्यावस्था छोड़े हैं और यौवनावस्था में प्रवेश करने के बीच की कड़ी को वयः संधि कहा, ठीक है। तो उस समय जो परिवर्तन हो रहे हैं नायक में नायिका में, उसको ये बतलाते हैं। ये कहते हैं आसक लता लगाओ सजनी नैनक नीर पटार, ते फल तरुणत हो सजनी आचर तरनस। ये आपका जो है विद्यापति। अब आइए उत्तरोत्तर आगे बढ़ते हैं। कबीर। कबीर हमारे निर्गुण पंथी कवि हैं, ठीक है। निर्गुण पंथ का मतलब है कि इन्होंने ईश्वर को, उस अवतार रूपी ईश्वर को नहीं देखा। राम की स्तुति की, लेकिन वो राम दशरथ सुत राम नहीं है। वो राम कौन राम है? ये राम निर्गुण निराकार, ठीक है, राम है। निर्गुण निराकार राम का मतलब है न जिनका ना कोई वर्ण है, ना कोई रंग है, ना कोई रूप है, ना कोई आकार है, ना कोई गुण है। ये निर्गुण निराकार है। ये साफ साफ कहते हैं कि निर्गुण राम जपहु रे भाई, अभिगत की गति कछुल कहत न जाए, ठीक है। ये बार बार कहते हैं कि अक्षय पुरुष वह पेड़ है, अक्षय पुरुष जिसका क्षय नहीं हो सकता। ईश्वर के पारब्रह्म परमेश्वर के लिए कहते हैं कि अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, और त्रिदेवा शाखा भय पात भया संसार। हम लोग क्या है? उस बनाए हुए प्रकृति का हम लोग सब पत्ता है। तो निर्गुणवादी विचारधारा के प्रवर्तक रहे हैं कबीर, और उस पर जो है आपको उनकी सारी पंक्तियां पढ़नी है। जिन्होंने निर्गुणवादी होते हुए भी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, बहुत बड़े समाज सुधारक के रूप में यह कार्य किया। उस समय दोनों धर्म आपस में टकरा रही थी, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म। जिस समय ये आए आपका जो है मुगल साम्राज्य के समय, तो आप देखिए दोनों धर्म टकरा रही थी। उस समय दोनों धर्म की कुरीतियों पर इन्होंने कड़ा प्रहार किया। इन्होंने हिंदू को भी डांटा कि तुम्हारी कुरीतियां हैं, इन्होंने मुसलमान को भी डांटा कि तुम्हारी कुरीतियां हैं। खुद लिखते हैं कि हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न दे, अछूत,
ठीक है, हिंदू अपनी करे बड़ाई गागर छुअन न देई, और वेश्या के पायंतर सोए यह देखो हिंदुआई, और मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई, और खाला केरी बेटी ब्याह घर ही में करी सके। तो ये जो है जितना भी कुरीति था उस कुरीति पर प्रहार किया। अब आइए सूरदास, आपको ले चलेंगे वृंदावन की गलियों में जहां पर छोटे कृष्ण हैं, बिल्कुल ठीक है। घुटरूनी चलत रही नूतन मंडित, कैसे चल रहे हैं कृष्ण? घुटरूनी पैर पर चलते हैं ना, अभी मेरी बच्ची छोटी है 6 महीने की, ठीक है, वो पलटी वल्टी मारने लगी है, घुटरूनी नहीं चली है अभी। घुटरूनी का मतलब है वो घुटने पर चल रहे हैं, ठीक है, कि घुटरूनु चलित घुटरनी चलित प्रेणुतन मंडित, पूरा शरीर में जो है क्या हो गया है, मिट्टी लगी हुई, और मुख दधि लेप किए, माखन चुरा के खाए हैं, ठीक है। घुटरूनी चलित रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, और जसोदा पूछी माखन चुराया है? बोले वो मतलब ऐसे परमात्मा, ऐसे कृष्ण इस संसार में लीला करने आते हैं, वृंदावन की गलियों में विहार करते हैं, सबको आनंद देते हैं, और उस माँ के सामने झूठ बोलते हैं। मतलब वो परम पिता, मतलब कहिए कि पूरे संसार के स्वामी, और आकर जो है ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। मेरे बचपन में भी वो घुटरूनी जो है एक बाजा, एक तरह का घंटी होता है जो कमर में बांधा जाता है, वो प्रमाण है कि ये सबसे बदमाश लड़का है घर का। मेरे कमर में भी था, हमको याद है, वो दूर से ही पता चल जाता है। मतलब घर में आप देखें कि सबसे जो बदमाश लड़का होगा उसके बच्चे का वहां डाला जाएगा, वो कहा जाता है, वो डांडा एक प्रकार का रस्सी होता है, उसमें वो घंटी बांध दी जाती है कि ये कहीं भी जाएगा तो पता तो चले कि हाँ ये बदमाश है, ठीक है। तो मेरे में भी था, तो हमको याद है वो, तो वही घुटरूनी चला था कि वो पता चल जाता है कि अच्छा वो कहाँ कर रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि उसके मन में दिन भर जो है बेचैनी रहती, क्या का बदमाशी कर। तो वही सूर है कि इनके जैसा बात्सल्य रस किसी में नहीं, एकदम बिल्कुल बात्सल्य रस से आपको भाव विभोर कर देंगे। कृष्ण जो है वृंदावन की गलियों में विहार करेंगे, बिल्कुल जो है वो गोचारण करेंगे, वो जो है बंसी बट बचाएंगे, वह जो है रास लीला करेंगे, वो जो है आपका फाग लीला करेंगे, प्रकार प्रकार की लीलाएं करते हुए आपको क्या करेंगे, अनुरंजित करेंगे। अनुरंजित का मतलब ही है कि आपके अंदर इतना रस डाल देंगे, ऐसा रस जो आप कहिए कि पूरी तरह से आप तृप्त हो जाइए। ये सूर है, और पता है आपको कि ये जन्मांध हैं। सबसे बड़ी बात कि ये आपका जो है आपका प्रमाण देते हैं, प्रमाणित करते हैं इस बात को कि साहित्य जो है प्रत्येक अधूरेपन की पूर्ति है। आप आज कविता लिखने बैठिएगा ना, आपके अंदर जो जो खामियां हैं वो कविता में निकल कर सामने आ जाए, ठीक है। आपको पूर्णता देने का कार्य साहित्य करता है। आप अपूर्ण है, प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण तो हो नहीं सकता, अगर पूर्ण रहते तो ईश्वर रहते ना, तो अपूर्णता तो हमारे अंदर है, लेकिन वो साहित्य के माध्यम से पूर्णता आपको मिल सकती है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तुलसी, सबसे ज्यादा गरीब, कल्पना कैसी, सोने की लंका, पूरा जो है बिल्डिंग ही सोने का है, आप समझ रहे हैं। सूर, जन्मांध, लेकिन कृष्ण की जो छवि उन्होंने बनाई है वो छवि हम लोग खुले आंखों से नहीं देख सकते। जैसी को कहा जाता था सबसे ज्यादा कुरूप है, पूरे चेहरे पे चेचक का दाग, एक आंख से काना, ठीक है। जैसी रचना कैसी, पद्मावती। पद्मावती मतलब आप लोग देख रहे होंगे अभी फिल्म, चरण की धूल नहीं है दीपिका पादुकोण मेरे पद्मावती, मां पद्मावती की सुंदरता का चरण की धूल नहीं है। आप लोग अगर फिल्म देख के आए होंगे तो चरण की धूल नहीं है। जब राजा रत्नसेन जो यहाँ पर दिखलाया गया, शाहिद कपूर हैं, वो कुछ नहीं है उन लोगों के सामने। जब तोता श्रृंगार वर्णन करने लगा, जब तोता नक्सिक वर्णन करने लगा पद्मावती का, नाखून से लेकर शिखा तक का, यानी कि प्रत्येक अंग का वर्णन तोता किया, हीरामन तोता रत्नसेन का, तो वो मूर्छित हो गए, इतनी खूबसूरत थी। मूर्छित हो गए सुनकर, गुण श्रवण से, केवल गुण श्रवण हुआ और मूर्छित हो गए, कितनी सुंदर स्त्री, ठीक है। और सोचिए कि वो कितने कुरूप थे जैसी, और रचना कैसी, पद्मावती, ठीक है ना। कि कहता है कि तन चितौड़ मन राजा किन्ना, तन चितौड़ और मन रत्नसेन है। तन चितौड़ मन राजा किन्ना, हिय सिंगल बुद्धि पद्मिनी चिन्ना। वो पद्मावती कहाँ की थी, सिंगल द्वीप की थी। हिय सिंगल, हृदय है सिंगल, और गुरु हिय सिंगल बुद्धि पद्मिनी चिन्ना। पद्मावती को आप उस नजरिए से नहीं देखिए, वो बुद्धि की प्रतीक है, उस पार ब्रह्म परमेश्वर की प्रतीक। हिय सिंगल बुद्धि पद्मिनी चिन्ना, गुरु सुआज ही पंथ दिखावा, बिनु गुरु ज्ञान को निर्गुण पाओ। नागमती यह दुनिया धंधा, पांचा सोई जो ही चित बंदा, राघव दूत सोई शैतानु, माया अलाउद्दीन सुल्तानु, और प्रेम कथा यही भांति विचारों, बुझे ले जो बुझे। अब प्रेम कथा को उस तरह से नहीं देखिए, वही निर्गुणवादी विचारधारा यहां पर भी है, केवल प्रेम का इसमें जो है रसासिक्त कर दिया गया है प्रेम से इसको, और वही ज्ञान जो कबीर दे रहे हैं वही जैसी भी दे। तो आप देख चुके, और
उसके बाद कबीर, न हिंदू थे न मुसलमान, लेकिन राम रहीम को जो इन्होंने मिलाया कोई नहीं मिला सकता। तो हर अधूरेपन की पूर्ति साहित्य करता है, इसका वो माध्यम है। इसके बाद आगे बढ़िए, तुलसी सूर। अब तुलसी का समय क्या है, बहुत प्रौढ़ावस्था है। ये कहा जाता है कि भक्ति काल का प्रौढ़ जो है वो तुलसी है। कबीर फटकार लगा चुके कि ना हिंदू भी बुरा मुसलमान भी बुरा, जैसी बोले नहीं, प्रेम के माध्यम से दोनों अगर साथ रहिएगा तो बहुत अच्छा है। सूर आए, वृंदावन की गलियों में बिहार करवाया, लेकिन तुलसी वो थे जो समन्वय की विराट चेष्टा लेकर आए थे। ये हिंदू और मुसलमान के बीच समन्वय करने का प्रयास कर रहे थे, निर्गुण और सगुण के बीच समन्वय करने का प्रयास कर रहे थे। ये खुद बोले कि अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनुपा। ठीक है, तो ये न अगुण है न सगुण है, न हिंदू है न मुसलमान है, सब मिलकर चलो तो सबसे अच्छा। तो ये तुलसी है। फिर बिहारी में आइए, आप खुद देख रहे हैं कि सतसैया के दोहरे, जो नावक के तीर देखन में छोटन लगे घाव करे, ये बिहारी हैं। रसखान में आइए, मान ये इनके जैसा फिर सुर भी नहीं है। ये वात्सल्य में खूब अच्छे हैं, कृष्ण के वात्सल्य भाव में सबसे अच्छे हैं। बचपन की तस्वीर बड़ी अच्छी खींची है, लेकिन रसखान सख्य भाव में। और आज अगर होते तो इन पर केस हो जाता, हिंदू लोग केस कर देता कि तुम मुसलमान होकर कृष्ण का गुणगान ऐसे करोगे, कृष्ण को गाली दोगे। कृष्ण को गाली दिए, सखा भाव। देखिए, आप दास्य भाव अलग है, प्रभु को हम दास्य की तरफ पूछ रहे हैं, लेकिन सख्य भाव में हम तुम मेरे दोस्त हो। सख्य भाव में क्या है, दोस्त, और दोस्त की परिभाषा आपसे बेहतर तो कोई जानता नहीं। गाली से शुरू होता है, गाली में अंत होता है। तो वो सीधा वही शुरू किए। रसखान कहते कि तुम क्या क्या हो, ग्वाले के बेटे हो, हम पठान, मेरी जाति उच्च तुमसे। ठीक है, तुम्हारे पास 20 गाय होगी, मेरे पास 50 गाय है, किस चीज का घमंड है तुमको, क्यों नहीं दर्शन देते हो, दो। ये सख्य भाव है प्रेम का। तब ये लिखते हैं कि मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अगर हम मनुष्य होंगे तो हमको उस गांव के ग्वाला बना देना जहां पर कृष्ण नाचे थे। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। और पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। हमको अगर पत्थर बनाओगे तो वही गोवर्धन पर्वत बना। ठीक है, अरे जो पशु हो तो चर्यो करो मिली नंद के धेनु मंझारण। अगर हमको पशु बनाओगे तो वो नंद का जो है धेनु बनाना, गाय बनाना, जो कृष्ण चराते थे। और जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। जहां पर बांसुरी बजा रहे होंगे कदम्ब के नीचे, वही हमको पक्षी बनाकर छोड़ देना, अगर पक्षी बनाने का इच्छा होगा। ये रसखान है जो इतने प्रेम से, अब मतलब इतना रस, तो रसखान का मतलब इतना रस आपको एकदम भाव विभोर करते, निश्चित है। ठीक है, ये लिखते हैं कि काग के भाग कहां सजनी, हरि हाथ से ले गई माखन रोटी। कौआ का क्या भाग होगा कि कृष्ण का हाथ से माखन रोटी चुरा कर भाग रहा। ठीक है, तो ये इतना मजेदार आपको जो है सो रसखान देखेंगे। फिर भूषण में आइएगा, तो भूषण जो है वो वीर रस की कविता लिखते हैं। शिवाजी पे उस समय आपका औरंगजेब और जो है शिवाजी छत्रसाल वगैरह का युद्ध चल रहा था, तो उस समय जो भूषण जो है उनमें वीर रसात्मक जो है प्रतीति करवाते हैं, उनमें चेतना डालने का प्रयास करते हैं। वो खुद लिखते हैं कि साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग बर। चतुरंग सेना सज गई है शिवाजी की, अब चले हैं वो औरंगजेब पर चढ़ाई करने। तो ये वीर रसात्मक कविता है। इसके बाद काव्य बीथी में आपको मिलेगा, ये आधुनिक काल हो गया। आधुनिक काल में हम लोग, वो भक्ति काल था, ये आधुनिक काल है। आधुनिक काल में आपको मिलेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, आप खुद देख चुके हैं, ये राष्ट्र कवि हैं। ठीक है, जो आपको दिखेगा भारत भारती वगैरह रचनाएं इनकी दिखेंगी। और बहुत, तो यहां से केवल आपको दिखेगा क्या कि कुछ रचनाएं, जो कविता रहेगी काव्य विधि काव्यकुंज में, वो देख लेंगे हम लोग, उसका भावार्थ, और भावार्थ के साथ इनकी रचनाएं, क्योंकि यहाँ रचना से क्वेश्चन आने का बहुत संभावना है। और बहुत आसान है, आप लोग सबसे पहली बात कि डरिएगा नहीं, बहुत आसान है, चैन से हम लोग करवा लेंगे। ठीक है, कितना क्वेश्चन आने वाला है, 100। ऑब्जेक्टिव है तो 80 एबव ले जाइए, हम ले जा आपको पहुंचा देंगे, आप उसके लिए परेशान मत होइए। 80 एबव हम लोग पहुंचा देंगे। ठीक है ना, पीजीटी वगैरह में 90 पहुंचाते हैं, 95 पहुंचाते हैं। चलिए, बैकग्राउंड हिंदी नहीं है, लेकिन आखिर है तो मातृभाषा, आखिर है तो हमारी ही भाषा, तो जाएगा कहाँ। ठीक है, उसको पकड़ के चलिए। ठीक है, हो सकता है साहित्य को नहीं सुने होंगे, उसके चलते कुछ चेतना भी आपकी जाग जाए, कुछ साहित्य आप पढ़ भी लें। ठीक है, कुछ आनंद भी ले लें उसका भी। और कल के तारीख में सबसे बड़ी बात कि आपको अकेला नहीं छोड़ेगा ये, साहित्य से अगर जुड़े रहिएगा तो अकेला नहीं छोड़िएगा।
छोड़ेगा आपको। जाइएगा कुछ भी, अरे किताब दे दो थोड़ा सा पढ़ लेते, तो आप जाइएगा ना तो कहानियों को, प्रेमचंद को पढ़िएगा तो बड़ा मजा आएगा। फिर आप 1930 में चले जाइएगा, 1940 में चले जाइएगा, ठीक है, गुल्ली डंडा खेलने जाइएगा, बड़े भाई साहब जैसा डांट कोई लगाने वाला प्रेमचंद में हो जाएगा, खुद आपको दिखने लगेगा, ठीक है, कि आप 1930 और 1940 के दशक में आप पहुंच गए और आनंद ले रहे हैं, ठीक है। यहां पर फिर कुछ कहानियां भी आपकी आएंगी, देखिए गद्य का भी कुछ भाग है यहाँ पे, देखिए यहाँ गद्य के भाग में गोदान सबसे महत्वपूर्ण, इसको कहा जाता है कृषक जीवन का महाकाव्य। होरी के माध्यम से आपको बतलाया जाएगा कि 1936, 35, 36 में देश की स्थिति क्या थी। एक आप देखिएगा कि एक पायदानगत वहां पर प्रशासनिक तंत्र है, पायदानगत प्रशासनिक तंत्र है जो प्रशासन चला रहा है देश का, जो शासन चला रहा है देश का। तो उसमें अगर चलिएगा तो सबसे पहले अंग्रेज, आप खुद देख रहे हैं इस बात को, इसके बाद आसामिया, आसामिया समझ रहे हैं? नहीं नहीं, असम का आदमी नहीं, आसामिया का मतलब है उसके अंडर में जो राजा है, जिसके पास वो आपका जो है संपत्ति है, जो आप कह सकते हैं कि जमींदार तरीके का राजा है, वो जमीन जो देता है। आसामिया के बाद किसान, इसके बीच में एक और है सूदखोर, इसके बाद किसान, इसके बाद मजदूर। और सारी कहानियां, अधिकांशतः उपन्यास इस किसान को मजदूर बनाने में है, ठीक है। यानी कि अंग्रेज चाबी कसेंगे असमिया को, रेवेन्यू लाओ, राजस्व लाओ, ठीक है, वो राजस्व, ठीक है, वो सीधा जाएगा किसान के पास कि हाँ तुमको 5 बीघे जमीन दिए हैं, उसको जोत कोड़ रहे हो, चलो तुम मेरा आधा हिस्सा दे दो, भले ही बारिश हो, अकाल पड़े, हमको उससे मतलब नहीं है। अब क्या होगा, किसान के पास अपनी कुछ जमीन रहती है, किसान और मजदूर में यही अंतर, किसान का मतलब अपनी कुछ जमीन है जिसमें वो बोता और खाता है, और मजदूर के पास भूमिहीन व्यक्ति है, ठीक है, वो दूसरे के खेतों में काम करता है। तो वो जो 5 बीघा 6 बीघा जमीन रहेगा ना, वो कहानी में बताया जाएगा कि ये किसान से वो 5 बीघा जमीन हड़प लिया गया है, और वो कहां चला गया है, आसामिया के पास या सूदखोर के पास। सूदखोर हर वक्त ताक में रहेगा गांव में, पूछो मजबूरी पड़ा है, हाँ तो लो 100 रुपया। इसमें सबसे बड़ा एक रचना थी प्रेमचंद की, 1.25 सेर गेहूं, छोटी सी कहानी है शंकर किसान की। आप लोग इसका आनंद जब लेना है, जब आप जाइएगा, नौकरी में जाने के बाद भी अध्ययन हम बतलाएंगे कि आपको करना कैसे है, फ्रस्ट्रेशन नहीं आए, ठीक है ना, क्योंकि नौकरी में जाने के बाद हमसे मतलब फ्रस्ट्रेशन तो आना तय है। वो ऐसा कोई तथ्य नहीं है इस मर्तलोक में जो आपको परम आनंद दे सके, आनंद दे सकता है, परम आनंद नहीं दे सकता। परम आनंद के बाद दुख नहीं होगा। आप लोग जैसे बोलते हैं ना कि नौकरी लग जाएगी तो परम आनंद तत्व प्राप्त, ऐसा कुछ नहीं। इसके बाद और समस्याएं बढ़ने लगेंगी, ऑफिस का प्रेशर आएगा, प्रकार प्रकार के, अभी तो लग रहा है लुभावना लगता है, लेकिन फिर शुरू हो जाएगा कि वो कैसी कैसी स्थितियां, उस समय आपको बताएंगे फ्रस्ट्रेशन कभी हावी नहीं होगा। जब आप किताब लेकर बैठेगा, छोड़ो जाओ ऑफिस जहां गया, हमको 1 घंटा पढ़ने दो, ठीक है, तब वो कहानियों में पढ़िएगा, तब आपको आनंद मिलेगा। 1.25 सेर गेहूं में 1.25 किलो केवल गेहूं लिया है शंकर किसान, और 5 मन चुकाना पड़ता है, तब खेत बेचना पड़ता है, और अंततः वो अपने ही खेत में मजदूर बन। यही होरी की कहानी भी इसमें कही गई है। यही पायदानगत वो जो है सो शासन व्यवस्था है जो अंग्रेजी राज्य में है। तो वो भी किसान से मजदूर बन जाता है, और उसकी एक मतलब सात्विक इच्छा, एक सात्विक जो है सो आनंद उसको चाहिए कि उसके घर में वो गाय हो, और वो जीवन पर्यंत खट के मर जाता है, लेकिन उसके दरवाजे पे गाय नहीं, अपनी नहीं होती। एक गाय बेचारा ठग के भी लाता है, उसको भी जहर दे देता है उसका भाई, ठीक है। तो ये कहानी जब गोदान में चलेंगे तो वो है। इसके बाद आप आगे बढ़िएगा, मैलांचल। मैलांचल आंचलिक कहानी है, इसमें कोई नायक नहीं होता, पूरा अंचल ही नायक होता है, पूरा का पूरा जो है ब्लॉक ही नायक है, प्रखंड ही नायक है। लगभग 252 कैरेक्टर हैं इसमें, ठीक है, और हम सबको कैटेगराइज कर देंगे किस तरह का है। 1954 की रचना है मैलांचल, फणीश्वर नाथ रेणु का। और फणीश्वर नाथ रेणु को आप पढ़िएगा या प्रेमचंद को आप पढ़िएगा तो तुरंत से गांव पहुंच जाइए, ठीक है, वो गांव आप पहुंच जाइएगा, आपको लगेगा कि हाँ ये भारतीय गांव है, और इसका आनंद है। इसमें भी टोले में बटे हुए हैं लोग, आपस में लड़ते झगड़ते दिखेंगे। स्वतंत्रता मतलब कहानी 48 की है, स्वतंत्रता मिल चुकी है, और स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी तक की मतलब भारत छोड़ो आंदोलन से महात्मा गांधी की मृत्यु इसमें दिखलाई गई। इस कथा में 54 की है, लेकिन 42 से लेकर 48 तक की कथा इसमें है। तो आजादी के बाद क्या होता है वगैरह वगैरह आपको पूरी तरह से दिखलाया जाएगा, और गांव पहुंच जाइएगा।
इनका एक कहानी, जैसे अभी वो सवा शेर गेहूं बताए, तो इनका एक कहानी था पंचलैट। अभी फिल्म आई है, वेब सीरीज पूरी अच्छी तरीके से, आप जाकर सर्च कीजिएगा पंचलैट। तो पंचलैट मतलब समझते पेट्रोमैक्स, वो गैस वाला नहीं, हाँ मतलब हम लोग का युग वाला, आप लोग का युग वाला। वो पेट्रोमैक्स आता था, पंप मारना पड़ता। हाँ हाँ, वो ऐसे ऐसे करके फूक, स्टोव नहीं, पंचलैट होता था, पेट्रोमैक्स। आप जाके घर में पूछिएगा आप, तो वो गैस वाला हो गया ना। उसमें क्या होता था, मिट्टी तेल डाल के वो शादी ब्याह में लगता था, तो उसको पंचलैट इसीलिए नाम दिया गया। वो कहानी थी, ठीक है, कि पंचलैट इसीलिए नाम दिया गया कि पंचों के बीच वो लगाया जाता। जब भी कोई मुकदमा होगा तो पंच उसको जलाकर बैठेंगे और मुकदमा सुनेंगे। तो हुआ क्या कि महतो टोला में जो है लालटेन था। अब इज्जत जा रही थी, राजपूत टोला में जो है सो पेट्रोमैक्स है, इसके यहाँ जो है सो आपका ये है लालटेन है। तो बोला कि नहीं, तो इज्जत का बात हो गया, वो लोग पेट्रोमैक्स ले आया, पंचलेट ले आया है, हमको भी लाना पड़ेगा। तो पैसा वैसा जमा करके महतो टोला वाला लोग गया बेचारा पेट्रोमैक्स में। अब वहाँ मुखिया पूरा धौंस दिया, अरे डिब्बा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, सब कुछ धौंस दे के वो ले आया और गाँव पे खूब बघारा कि हाँ मेरा जो है पंचलेट ले आए हैं। अब कहा गया पंचलेट को अच्छे जगह पर पूरा गोबर उबर से लीप उप के रखा और उसका डब्बा लेके पूरे गांव में जो है बैंड बाजा बजा के घुमाया कि हम पंचलेट महतो टोला में आ गया, ठीक है, मतलब वो जताने के लिए। और भोज उज का आयोजन है आज शाम, तो ठीक है। और उसका एक जो है जो नायक है वो सिनेमा का गाना गाता है, सिनेमा मतलब सिनेमा का, ठीक है। वो राज कपूर का पूरा फैन है और वो पैंट वगैरह ऊपर पहनता है, जो आजकल भी चला है राज कपूर वाला, ऊपर जो चलता है वो पैंट, हाँ ऊपर चलता है, वो राज कपूर का मॉडल है। आप लोग तो मतलब अभी तो वो पहनता वगैरह है और सिनेमा का गाना गाता है। इसके कारण एक लड़की जो है, वो लड़की बड़ी खुश है कि अरे ये बड़ा हाईटेक है, ठीक है, लेकिन सबको पता चल जाता है गांव को कि ये बदमाशी करता है, तो उसको गांव बाहर कर दिया गया, गांव से बाहर है तुम। अब क्या हुआ कि शाम हुई, अब पेट्रोमैक्स जलना है, सब कोई रेडी हो गए और जो है सब कोई, छोटे छोटे बच्चे, अब आज भजन कीर्तन होगा पेट्रोमैक्स की लाइट में, और अचानक जो है पता चलता है किसी को जलाने ही नहीं आता। अब तो पूरा हड़कंप मच गया गांव में कि अब क्या होगा। आप दूसरा टोला से अगर जलाने वाला लाएंगे तो कितनी बड़ी बेइज्जती है। सुबह तो जान ही रहे गांव वाला क्या करेगा, ठीक है, ठीक है। क्या कि रास्ते में ही जब वो डिब्बा लेके चल रहा था तो महतो कितना में लाल डिबरी लिया, सब व्यंग भी कर रहे थे कितना में डिबरी लिया, तो महतो लोग बोल रहे हैं अपना वाला ललटेन को भी बिजली बत्ती और हमारा पंचलेट को डिबरी बोलता है, ये झगड़ा हो चुका है, अब कैसे बुलाएगा, बुला नहीं सकता। तो वो जो नायिका है उसको पता है कि वो सिनेमा वाला लड़का को आता है पेट्रोमैक्स जलाना, वो धीरे से अपनी सहेली को बोलती कि उसको आता है। अब तो भाई पूरा टोला उसको बाहर कर दिया है। अभी लोग मुखिया लोग सोच रहे हैं कैसे बुलाए, ये तो बेइज्जती का बात है। बोला नहीं बुलाओगे तो और बेइज्जती का बात है, उसको बुलाओ। बुलाया गया, सबको मिन्नत किया, चलो भाई जला दो जला दो जला दो, नहीं तो तेरा ही टोला का बेइज्जती होगा इससे वैसे, समझा। बोला चलो, फिर वो उठ के आया, आप पेट्रोमैक्स जलाने के लिए। बोला स्पिरिट कहाँ है, बोला स्पिरिट ही का होता है। मुखिया लोग तो बड़ा धौंस बघा रहा था कि हम तो डिब्बा लाए और ई लाए और वो लाए, अब मेन चीज ही नहीं लाए। बोला गड़ी का तेल लाओ, दौड़ के उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो दौड़ के गई गड़ी का तेल लाने, क्योंकि उसको भाई अब घर वापसी चाहिए ना कि हाँ ये आ जाए समाज में। और वो गड़ी का तेल लाई, फिर वो फूक फूक के जलाया। बोला तेरा 7 कुन माप, जितना चांदनी का गाना गाना है गाओ, हमारे लिए फ्री है। तो वो गांव आपको देखने को मिलेगा फणीश्वरनाथ। राग दरबारी भी उसी तरह की आंचलिक कहानी है उपन्यास में। इसके बाद कहानी में है मधुआ, ठाकुर का कुआं, नीलम देश की राजकन्या, जैनेन्द्र की ये रचना है। जब कहानियों में चलेंगे तो हम लोग कुछ नहीं ऐसे ही जैसे भाई बता रहे हैं ना, बता देंगे कि आप जो है सो केवल चारित्रिक उसको पढ़ लीजिएगा, कौन कौन चरित्र हैं और कैसा कैसा काम हुआ, और आपको समझ में। जैसे नीलम देश की राजकन्या, आपको बतला दें, नीलम देश की राजकन्या मनोवैज्ञानिक कहानी, ठीक है। एक नीलम देश है जहां पर सारी संपूर्णता, सारी चीजें, नीलम के महल हैं, पन्ना के महल हैं, हीरे के महल हैं, ठीक है, सारी संपन्नता है। केवल एक चीज नहीं है कि वहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। इल्ला जो बोला से पलामू वाला था पुरुषों का प्रवेश वर्जित। अब नीलम देश की राजकन्या के मन में है, क्योंकि हम मनोवृत्ति की बात कर रहे हैं तो हम लोग सीधा चलते हैं सिगमंड फ्रायड में, जो मनोवैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक जिनकी प्रतीति है। तो वो लिखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति होती है और इच्छाएं जब दमित होती हैं तो वो कल्पना और स्वप्न के माध्यम से पूरी होती है।
आप लोग के अंदर भी होगी। जब आप फोर्सफुली किसी चीज को चाहोगे, जैसे मान लीजिए नौकरी चाह रहे हो अभी और फोर्सफुली है, तो आप सपना भी देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि नौकरी है, मिल गई। कभी दिखेगा कि एडमिट कार्ड छूट गया, दिखता ना, सपना में दिखेगा। जब पूरा एकदम दिमाग आपका उसमें लगा हुआ है कि नहीं कल परीक्षा है, बड़ा प्रेशर है, परसों परीक्षा है, तो आप सोइएगा भी ना तो एडमिट कार्ड छूट जाएगा। यही मनोविज्ञान है, ठीक है। आप पसीने से तरबतर उठिएगा, अरे मेरा तो एग्जाम छूट गया, फिर अचानक अरे सपना था, बाप रे बाप, फील होता ना ये। तो वही प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इच्छाएं होती है जो कि कल्पना और स्वप्न के माध्यम से पूरी होती है। तो नीलम देश की राजकन्या जो है, राजकन्या है, उसके पास सहेलियां हैं, मित्र और किन्नर हैं, पुरुष नहीं है। अब क्या हो रहा है कि वो सबसे बोल रही है, खेलने सबको आया हुआ है, तो वो बोले नहीं मेरा राजकुमार आएगा, सफेद घोड़े पर सवार होकर आएगा, ऐसे करेगा वैसे, जो भी चीज है। लेकिन वहां प्रवेश तो वर्जित है, कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता। वो लोग समझाई भी सहेली लोग कि यहाँ कोई नहीं आ सकता, ठीक है, लेकिन वो मानी ही नहीं और उन लोग से लड़ ली। लड़ने के बाद वो एकांत में गई, कल्पना की, स्वप्न देखी, और स्वप्न के बाद उसका जो है राजकुमार आया घोड़े पर सवार होकर, उसको घुमाया फिराया, और जब आंख खुला तो वही अपेक्षाएं जब दमित होंगी तो कल्पना और स्वप्न के माध्यम से पूरी होंगी, अंततः कुछ प्राप्त। यही है नीलम देश की राजकन्या, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको कहानियां सुना सुना कर हम लोग काम कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, और छोटा सिलेबस है, बड़ा नहीं है, परेशान मत होइए। जैसे दिल्ली में एक मौत, छोड़ते हैं, एक कहानी और सुन लीजिए। हाँ, नहीं, लोग का हॉस्टल बंद, ठीक, नहीं नहीं ठीक है, इसको हम लोग कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। आप लोग का जैसे हिंदी के प्रति पहले वो आप लाइए, ठीक है, कि हम लोग पढ़ेंगे, मजा लेंगे, आनंद लेंगे, ठीक है। और दूसरा कि मानकर चलिए कि इसकी चर्चा हम लोग कल कर लेंगे। जो खोरठा वाले हैं वो क्या करेंगे कि उनका क्लास लगा देंगे 5 से 8, हिंदी वाले का 4 से 7, 5 से 8 खोरठा वाले लोग का रहता है ना, जीएस वगैरह सब रहते हैं ना आप लोग के, जेएसएससी वालों का, उसी में खोरठा जो है 7 से 8 चलेगा, और जो इनका हिंदी रहेगा वो 4 से 5 रहेंगे, 4 से 7 करके वो चले जाएंगे, खोटा वाले 7 से 8 पढ़ते रहेंगे, ठीक है। ये काम कर लेंगे।